Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform of SSC Elite Classes. हम अपना टॉपिक कर रहे थे DPSPs का, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि DPSPs कौन से पार्ट में आते हैं। 4 पार्ट में आते हैं, चौथे भाग में आते हैं संविधान के, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके आर्टिकल्स हैं। फिर हमने क्या देखा था कि बी आर अम्बेडकर जी ने इसको क्या डिफाइन किया था एज नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसी अच्छी इसमें क्योंकि बातें लिखी हुई हैं। और क्या कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने क्या कहा था कि कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर हमने देखा था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि साप्रू कमेटी ने बताया था, रिकमेंड किया था कि 2 तरह के राइट्स होने चाहिए इंडिविजुअल के। एक होते हैं जस्टिसेबल, जो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, और एक होते हैं नॉन जस्टिसेबल, जो कि होते हैं हमारे डीपीएसपी। ठीक है। जस्टिसेबल के लिए हम अपने, अगर हमें नहीं मिल रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हमें नॉन जस्टिसेबल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कि ये जो है स्टेट्स की ड्यूटी होती है। कम्युनिटी राइट्स होते हैं, ये कोई इंडिविजुअल राइट्स हमारे नहीं होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस हमने देख लिया था। सप्रू कमेटी ने क्या सजेशन किया था, ये हमने देख लिया था। ये कौन से एरियाज कवर करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, जस्टिस की डीपीएसपीस बात करते हैं, कितने प्रकार के जस्टिस हैं, कौन से जस्टिस की बात करते हैं, प्रियम्बल में जस्टिस की बात हुई थी, तो ये कहाँ से हमने कॉन्सेप्ट लिया था जस्टिस का, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी काफी रिपीटेडली पढ़ चुके हैं जस्टिस का कॉन्सेप्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था, एजुकेशन प्रमोट करेगा, और इसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे डीपीएसपी को हम अपनी समझने के लिए जो भी है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, ये आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, कुछ आते हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स के आधार पे हम सोचने की हाँ ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है। और कुछ आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के, जो थोड़े आजकल के मॉडर्न तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स है, ये डिवीजन देखा था, और हमने ये भी देखा था कि ये कैटेगराइजेशन, ये वर्गीकरण जो है संविधान में एक्चुअल में ओरिजिनली कहीं पे भी वर्गीकरण नहीं किया है डीपीएसपी का। ठीक है। 36 में हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या है, वही राज्य जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया है कि राज्य में क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे भी वही राज्य की परिभाषा है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो नेचर है डीपीएसपी का, मेन फीचर की नॉन जस्टिसेबल है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो ये लिखा है हमारे अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में ये बात की है। ठीक है, कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल है और ये स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट ऐसे करे तो अच्छी बात, अगर नहीं भी करे तो उसमें ज्यादा कुछ आप कह नहीं सकते, उसके लिए आपको अलग से एक्ट बनाना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आपको फॉलो करवानी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है, ये दिशा निर्देश है कि कुछ नीति बनाते हुए जो स्टेट को दिमाग में कुछ बातें रखनी है, ये वो चीजें, ये वो बातें हैं। ठीक है। फिर 38 में हमने पढ़ा था कि उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का, कि उद्देश्य है कि जो सोसाइटी है, जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से, उनका किस तरह से वेलफेयर हो, वो उद्देश्य कि हम क्या करेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल में, कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, है ना, मिनिमाइज इनइक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इन जनरल, ये बात की थी। तो उद्देश्य कि ये होना चाहिए, अब ये कैसे होना चाहिए, ये बात की थी आर्टिकल 39 में, जिसमें था कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होने चाहिए, आजीविका के साधन होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए कि धन एक ही जगह एकत्रित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए, ये सब चीज हमने कल पढ़ी थी। ये भी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 39A जब कैपिटल लेटर आता है, जब हमारा देखना यहाँ पे कैपिटल लेटर है, ठीक है, 39A जब संविधान में कोई नया अनुच्छेद ऐड होता है तो कैपिटल लेटर आप मानना कि अगर आपको दिखे तो संविधान में कोई अनुच्छेद ऐड हुआ है,
उस अनुच्छेद का कोई सब क्लॉज ऐड हुआ है तो वो होगा छोटे लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। फिर आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 40 में। तो अनुच्छेद 40 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की एकता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार और शक्तियां प्रदान करना, कि ग्राम पंचायत फॉलो हो, ठीक है। ग्राम पंचायत का क्या काम होता है कि अपने विलेज का डेवलपमेंट हो, क्योंकि अब स्टेट जो है वो एक अलग जगह पे बैठा है, वो हर एक गांव में जाकर उसे देखना और टाइम टू टाइम जाकर उसको नजर रखना उस पे कि यहाँ पे ये चीज रह रही है नहीं रह रही है, तो थोड़ा वो उसमें गड़बड़ भी हो सकती है ना, ऊपर नीचे चीज हो सकती है। वहीं अगर हम ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत अगर सेटअप करोगे, होगी वहां पे, तो लोग खुद भी अवेयर होंगे कि ये हम लोगों की पंचायत है ना, हमें इसे डेवलप करना है। यहाँ पे कोई रोड, अगर हमारे घर तक रोड नहीं आ रहा, हमें रोड चाहिए, हमारे घर पे बिजली चाहिए, हमें पानी सबके घर तक पहुंचना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो है विलेज पंचायत वाले डायरेक्टली एसडीएम्स को बताते हैं ना, कि उनका इंटरेक्शन होता है आपस में विलेज और एसडीएम्स का, कि ये जी सर ये दिक्कत है हमारे विलेज में, है ना। तो वो बातें और लोग अवेयर होते हैं कि वो नई नई चीजें बताते हैं कि ये चीज होनी चाहिए गांव में, कि रूरल डेवलपमेंट को एक तरह से ये बढ़ावा देता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 40। आप इसको आप याद कैसे रखोगे? याद होना चाहिए आपको कि 40 में क्या दिया है, पंचायत। आप इसको ऐसे याद रख लो कि 40 साल की उम्र का आदमी होता है, ठीक है। अब वो गांव का आदमी है रहने वाला, वो चाह रहा है कि मैं जो है अपनी पंचायत फॉर्म करूं। एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, आज एक जब यूथ होता है उसका मन होता है कि हम घूमे फिरे ये सब करें। 40 साल की उम्र तक पहुंचने तक आदमी सोचता है कि अब ये चीज, यहाँ हमारे गाँव में ये चीज हो, हमारे गाँव में ऐसा हो वैसा हो, है ना। तो विलेज पंचायत फॉर्म करना चाहता है एक व्यक्ति, तो उसे आप याद रख सकते हो कि 40 साल की उम्र में आदमी विलेज पंचायत फॉर्म करता है। तो अनुच्छेद 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 41 में क्या आता है? इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए तो बता रही हूँ। वैसे कई बार पूछ लिया तो पूछ भी लिया, क्या कह सकते हैं। तो क्या बताता है ये? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक असिस्टेंट इन ओल्ड एज होम्स होते हैं, इन सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, मतलब हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए, काम करने के जॉब्स निकालिए, है ना, कि सरकारी नौकरियां निकालें, एम्प्लॉयमेंट्स निकालिए, कि जॉब हो नागरिकों के पास, ऐसे नो। बट ये हमारा जो है राइट है जो डीपीएससी में है, कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए कि सरकारी नौकरियों के अवसर मिले, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, है ना, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो आदमी की, जो वहां पे रहने वाला व्यक्ति है, सोसाइटी की। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपको मौलिक अधिकार होता तो फिर अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही होती तो आप जाते सीधा सुप्रीम कोर्ट, और वो तो इंडिविजुअल राइट है। मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं भी जाऊंगी मुझे नौकरी दिलाइए, या किसी को भी नहीं मिल रही है ना। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा मौलिक अधिकार क्या है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से संशोधन से आया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कौन से ईयर में आया था? 2002 में आया था। और कौन से अनुच्छेद में आया था? आर्टिकल 21A में आया था, ठीक है जी। ये चीज हमने पढ़ ली है। पब्लिक असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, कि बेरोजगारी को कम करने के लिए ऐसे नीति निर्देश राज्य को बनाने चाहिए, ठीक है। अगला हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 42 या आर्टिकल 42। क्या बात करता है? प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ह्यूमेन कंडीशंस क्या मतलब? मानवीय स्थितियां। आप खुद सोचिए, ये तो बहुत जनरल सी बात है। एक टाइम ऐसा भी था, अगर आप पुराने टाइम की बात देखो, कि ये रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पे इतना फोर्स्ड लेबर की आदमी 18-18 घंटे भी काम कर रहा है ना। जब हिटलर के टाइम पे हिटलर ने क्या किया था कि अपने जो सोल्जर्स हैं उनको ऐसे ड्रग्स दिलवाए, क्या क्या नहीं उसने चीजें की कि उनको एनर्जाइज फील हो, कि वो ज्यादा थके ना। एक ह्यूमन जो है अपनी नींद भी पूरी ले और उसके बाद
उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो बिल्कुल घोड़ों की तरह, या जानवर को भी रेस्ट चाहिए होता है कि वो 24 के 24 घंटे काम करे, लेकिन ऐसी कंडीशंस भी थी कि जहाँ पे आपको 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, इतने इतने जहाँ पे आपको सांस नहीं आ रही है, ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन सभी कंडीशंस का, उन सभी स्थितियों का आपको ध्यान रखना होगा और उसी तरह की आपको प्रावधान बनाने होंगे, ठीक है, फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर। और मैटरनिटी रिलीफ की बात हुई है, मैटरनिटी रिलीफ, अगर कोई लेडी वर्किंग है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, बर्थ देने वाली है, तो उसके लिए भी आपको कुछ रिलीफ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान निकालने होंगे। ये किस अनुच्छेद में बात की है? आर्टिकल 42 में। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब इनको बराबर पे नहीं मिलनी चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, अब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए कंडीशंस ऐसी हो कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। ये कौन से अनुच्छेद में बात किया? अनुच्छेद 42 में। अगला आता है हमारे पास अनुच्छेद 43, जो बात करता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि जीवन यापन योग्य वेतन हो। रहने के लिए एक बेसिक आपको रिक्वायरमेंट तो होता है कि इतने पैसे आपको, इतनी सैलरी मिले। अगर आप 16 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो और आपको 200 रुपए मिले, तो फिर आप तो हैरास हो जाओगे, मेंटल हैरासमेंट बोलेंगे उसको, है ना। तो ऐसे लिविंग वेज हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कि आदमी अपना जीवन आराम से गुजार सके, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी हो वर्कर्स को, उनको और कुछ चीजें करनी है, वो और चीजें भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये बात की है अनुच्छेद 43 में। 43A में क्या बात करता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, और इसको ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, जब वर्कर देखो अपनी यूनियन बनाते हैं, है ना, वर्कर्स का यूनियन होता है, ट्रेड यूनियंस होते हैं, टीचर्स अगर हो रहे हैं टीचर्स के यूनियन होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने यूनियंस होते हैं, तो वो उनका क्या पर्पस होता है कि वो वर्कर जो है उनकी दिक्कतें वही लोग समझेंगे जो अब वो काम कर रहे हैं, है ना। ऊपर वाले लोग नहीं समझ पाते, जो हम काम कर रहे हैं हमारी दिक्कतें हम ही समझ पाते हैं, या हमारे जैसे लोग जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं वही समझ पाते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब मैनेजमेंट में जाएंगे तो उनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का पता चलेगा कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे उस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे और अच्छी कंडीशंस बनाई जा सकती हैं लोगों को काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो वो कैसे होगा कि जब वर्कर्स श्रमिक भागीदार बनेंगे अपने मैनेजमेंट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 43A की वर्कर पार्टिसिपेशन कौन सा इसमें ऐड हुआ। 43 और भी एक चीज की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है। किस चीज की? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। कुटीर क्या होता है? कुटिया होती है ना, छोटी सी जगह में एमएसएमई, माइक्रो सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज होती है वो एक छोटे लेवल की इंडस्ट्री मानी जाती है। उससे भी छोटी लेवल पे, छोटी छोटी, मान लो विलेज लेवल पे आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, ठीक है, कोई लोग पापड़ बना रहे हैं तो पापड़ की इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कोई गांव वाले सोच रहे हैं कि कोऑपरेटिव होता है ना कि साथ में आके, ठीक है, अगर उस गांव में मान लो सभी के पास गाय है, ठीक है, तो सारे ही क्या कर रहे हैं, डेयरी की इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। तो छोटे छोटे लेवल पे ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो कहीं जगह शॉल्स बन रही हैं, कहीं जगह वो ये बनते हैं, देखो पत्ते की जो है प्लेट्स बन रही हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे लेवल पे टोकरियां बन रही हैं, तो ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं कि छोटे छोटे लेवल पे एक गांव जब अपने इकट्ठे होते हैं, और उस गांव की डेवलपमेंट कितनी अच्छी होगी आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी इंडस्ट्री वो सेटअप कर रहे हैं, और क्या हो रहा है उससे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, और वो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, तो वो उस विलेज को भी अपने साथ ग्रो करवा रही है। उस विलेज में रहने वाले व्यक्तियों को नए नए आइडियाज आ रहे हैं, वो ग्रोथ हो रहा है। उस ग्रोथ के लिए आपको अपना घर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि एक ही जगह पॉपुलेशन एक्यूमुलेट नहीं हो रही। जैसे दिल्ली में आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो क्या लोग जगह जगह से, अलग अलग स्टेट से, अपने राज्य छोड़ के एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की दिक्कत हो रही है, रिसोर्सेज कम, बिजली, पानी गंदा जैसा वैसा वैसा आ रहा है ना।
रहने की दिक्कत हो रही है, इतने कंजेस्टेडली पॉपुलेटेड लोग रह रहे हैं, बहुत चीजें महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, बहुत सारी चीजें। तो वाटर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप ग्राउंड लेवल पे एक एक गांव अपना इंडस्ट्री सेटअप करें और उस तरह से अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, तो ये बात लिखी है 43 में, पता होना चाहिए आपको। फिर आता है अनुच्छेद 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 किस चीज की बात करता है, वैसे बताती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। दो तरह के बातें होती है, एक तो होता है क्रिमिनल्स या क्राइम्स वाले कानून, जिसमें आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, जो भारतीय न्याय संहिता हो गया है जिसका नाम बदल के, ठीक है। तो वो क्राइम्स तो सबके लिए एक ही कोड है कि अगर वो क्राइम किसी मुस्लिम ने किया है, मुस्लिम ने मर्डर किया तो मर्डर की सजा एक ही है, मुस्लिम ने किया या हिंदू ने किया या क्रिश्चियन ने किया या पारसी ने किया या जैन ने किया, जिसने भी किया, ठीक है। तो ये किस में आता है, क्रिमिनल्स, उसमें क्रिमिनल कोड एक है। इसी के साथ दूसरा आएगा सिविल। सिविल में जो हमारी शादी हो रही है, ठीक है, हिंदुओं की शादी हिंदू रिचुअल्स से हो रही है, उनका अलग एक्ट है, अलग एक्ट के अंडर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है शादी की, अलग उसमें कंडीशंस लिखी है कि आपकी शादी किस कैसे मानी जाएगी। मुस्लिम्स का शादी का अलग है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है उनकी मैरिज भी, है ना। हिंदूज की मैरिज को हम सेक्रेड मानते हैं, हम उसमें डिवोर्स के हमारे अलग मतलब अलग प्रोविजंस है कि हिंदू मैरिज एक्ट में जिसने शादी की हो तो उसके डिवोर्स के अलग प्रोविजंस है। मुस्लिम्स का जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है उसमें वो लोग अलग शरीयत कानून फॉलो करते हैं, या उसके हदीस नसीहत जो भी वो लोग फॉलो करते हैं वो अलग चीजें हैं, है ना। पारसीज के लिए अलग एक्ट बना है, और अलग जो इन सब में नहीं आ रहा उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना है। तो एक ही चीज के लिए, मैरिज एक चीज हो गई, फिर वो हिंदू की उसकी अलग, मुस्लिम की अलग, पारसी की अलग, ठीक है। और स्पेशल में आ जाएंगे ये सारी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज की बात करता है कि एक ही सिविल कोड हम बनाएंगे। सिविल कोड मतलब जनरल, है ना। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। ये देखो कितना पुराना, मतलब डीपीएसपी ओरिजिनली थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने उसी टाइम पे सोचा था कि ये इससे क्या होगा, एक यूनिटी मानी जा सकती है। लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है ना। तो इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अगर हम उनको जबरदस्ती करें कि नहीं आपको एक ही तरह से मानी जाएगी, तो इसके बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। बहुत ये डिस्कशन वाला टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। बहुत बार डीपीएसपी में और कोई आर्टिकल तो आप छोड़ दो, लेकिन ये आर्टिकल तो पूछा ही पूछा जाता है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम निकाल के देख लीजिए, उसमें आर्टिकल 44 का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस, जो भी एग्जाम हो। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेट्स में, कौन से राज्य में फॉलो होता है और कौन से राज्य ने इसको अप्लाई किया है करेंटली, ये मुझे आप सर्च करके बताएंगे, ठीक है। सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहा है कि पूरे भारत में कोशिश की जाए कि एक ही सिविल कोड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग मैरिज एक्ट्स हैं, अलग अलग सिविल प्रोसीजर्स हैं, जो कोड्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लिए, रिलीजन्स के हिसाब से डिवाइडेड है, तो ऐसा ना रहे, ऑल ओवर एक ही कोड बनाया जाए। और किसमें आर्टिकल में लिखा है, 44 में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 45 में क्या आता है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा की बात हुई है, और वो है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन 6 से नीचे के जो बच्चे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है बच्चों की, ठीक है, उसकी बात कहाँ पे हुई है। इन्होंने कहा कि चलो आपने मौलिक अधिकार में ये तो डाल दिया कि शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए 6 से 14 साल के बच्चे को
शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन 6 साल तक का बच्चे की भी तो कुछ केयर होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो उसके लिए भी प्रावधान बनाए जाए। स्टेट उसके लिए भी जो है इसकी केयर के लिए उसकी आयु पूरे करने तक प्रारंभिक बचपन देखभाल जो भी होती है, ठीक है, वो उसे मिले, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिले। अगर स्टेट में आपने देखा होगा आंगनबाड़ीज होती है ना, कि छोटे छोटे बच्चों को अगर अगर हो सकता है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज नहीं है तो उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज बच्चे के अकॉर्डिंग कि उसका कितनी एज है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें दी जाती है, उतनी दाल दी जाती है, उतनी उसको प्रोटीन्स वाली चीजें दी जाती है, ठीक है। तो ये सब कौन बताता है? आर्टिकल 45 कि राज्य को ऐसी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 46 या 46। इसमें क्या बात की है? राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से कौन से लोग? अनुसूची जाति एससी, अनुसूची जनजाति एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आधिकारिक हितों को बढ़ावा देगा, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी के एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने विजन में रखते हुए, अपनी नीतियों में जो भी प्रोविजंस बना रहे हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाई, ऐसे स्कीम्स बनाए कि उन लोगों को भी इक्वालिटी मिले। हमने कल देखा था ना कि इक्वालिटी और इक्विटेबल जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है ना, कि इक्विटेबल उसको कहते हैं जब अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति है और उसके साथ पॉजिटिव लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि अगर उसको कुछ अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा दी जा रही है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसके पास सब कुछ है, तो वो चीज हम कर सकते हैं। वही बात जो है अनुच्छेद 46 में की है, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 47, पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। राज्य में रहने वाले लोग अगर हेल्थ होगी अगर उनकी, तो ही वो अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो मैं काम पे कैसे आ पाऊंगी? काम पे नहीं आ पाऊंगी तो मैं किसी भी तरह से, और अगर इस मेरे जैसे लोग बहुत सारे हो जाएंगे फिर तो एक देश का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि काम करना के लिए एक आदमी को स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्वस्थ रहे, उसके प्रावधान वैसे बने कि वो कंपनीज हैं, जो सरकारी नौकरियां है या कोई भी नीति निर्देश आ रहे हैं राज्य के, उन सबकी चीजों में ये ध्यान रहे कि हेल्थ पे उस पर कोई भी असर ना पड़े। कोई हैजार्डस जगह पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसको प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। कोई ऐसी जगह पे है कि जहां मेरी आंखों की रोशनी को फर्क पड़ रहा है तो मुझे वो प्रॉपर मास्क ग्लासेस प्रोवाइड किए जाएं। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ पे नशीली गैस चलती है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बॉडी सूट्स मिले कि वो मेरे तक इफेक्ट ना करे और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक पब्लिक हेल्थ जो है राज्यों की अच्छी बनी रहे, कि लोगों का पैसा जो है वो लोग हेल्थ पे ऐसा ना हो कि उनका सारा पैसा जो वो कमा रहे हैं तो वो अपने खर्चे जो उठाने के बजाय अपने हेल्थ के खर्चे उठा रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नशीले पदार्थों की कम से, ये काफी आपने देखा होगा कि काफी कंट्रोल्ड बिजनेस रहता है। मानते हैं कि बहुत सारे राज्य इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं। बिहार में अल्कोहल बिल्कुल बैंड है, गुजरात में बैंड है, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बैंड नहीं है, लेकिन इसका जो है काफी व्यापार काफी कंट्रोल्ड होता है। चेक रखते हैं कि कहाँ पे क्राइम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या वहां पे ये इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल ज्यादा बिक रहा है, तो ये सारी चीजें काफी कंट्रोल्ड होती हैं। ये भी देखा होगा आपने कि एक स्टेट की जो लिकर है वो दूसरे स्टेट में नहीं मिल सकती, नॉट फॉर सेल होती है ना। तो काफी लिमिटेड और कंट्रोल्ड जो ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है इनका बिजनेस ऑल्दो सरकारी लेवल पे भी होता है, लेकिन काफी कंट्रोल्ड रखा जाता है। तो वो कैसे रखा जाता है? क्योंकि ये दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं आर्टिकल 47 में। और क्या लिखा है इसमें? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बात हमने कर ली। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो ये निषेध है। और
इसी तरह के पॉलिसीज स्टेट को बनानी है, स्टेट की ये ड्यूटी है। आर्टिकल 48 में देखते हैं किस चीज की बात कर रहा है। राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से नस्लों और संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा कि हमारी जो है वेराइटीज जो है, जो भी नस्लें हैं काउस की, काउ को गौ माता मानते हैं हम लोग, है ना, तो काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। गाय, दुधारू मवेशी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जिनको क्या कहते हैं, मिल्क कैटल्स कहते हैं, उनको भी हमको बचाना है, ठीक है। उनको, उनके जो कई लोग होते हैं कि उन पे भी अटैक करते हैं, उनका भी स्लॉटर हाउस होता है ना, तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसको हमें बढ़ावा नहीं देना, उस पर हमें रोक लगानी है। साइंटिफिक मेजर्स हमें यूज करने हैं। साइंटिफिक मेजर्स यूज करने हैं कैसे कि इनके लिए देखो, जब काउस के लिए कोई डेयरी इंडस्ट्री लग रही है तो वहां पे बहुत सारी काउस इकट्ठी हो रही है, तो आप साइंटिफिक मेजर्स इस तरह से यूज कीजिए कि जो कई बार मशीनरीज से भी जो है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरीज यूज की जाती है काउस पे, है ना, तो उससे जो है इनको कोई दिक्कत ना हो, इन्हें प्रॉपर एक जगह पे रुकाया जाए। ऐसे नहीं कि सारी जगह एक काउस इकट्ठी हो गई हैं और कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या है, प्रॉपर वो चीजें हों, है ना। अमूल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कितने बड़े लेवल पे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, ठीक है। तो ये बात की हुई है कि काउ स्लॉटर्स को हमने रोकना है, काव्स बछड़ों को रोकना, बछड़ों का भी स्लॉटर नहीं होना चाहिए, और जो भी दुधारू एनिमल्स हैं या मिल्क कैटल्स हैं उन्हें भी, उनके स्लॉटर पे भी हमें रोक लगानी है या राज्य को कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आपका 48A। 48A में क्या किया है ये आपको याद रखना है, ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कौन से ईयर में आया था? 1976, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, पढ़ चुके हम लोग। क्या बात करता है ये कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार की, एनवायरनमेंट को भी रोकना है। देखना आजकल के टाइम पे ये कितना पुराना 1976 में ऐड हुआ है, पर आजकल के टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इसमें लिखी हुई है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए हमने एक्ट्स भी लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कि जिसमें जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हम कर सकें। ऐसे नहीं है, टाइगर्स को हम कंजर्व कर चुके हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं बहुत सारे अपने स्टेट्स में, एमपी में है, कहाँ पे है ना। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट को बचाना है, और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं, जिनको दिमाग में रखते हुए वो पॉलिसीज बनाई हैं। तो वो क्यों बनाई है? क्योंकि ये चीज हमने राज्य की नीति निर्देश में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 49। 49 किस चीज की बात करता है कि स्टेट, राज्य प्रत्येक स्मारक और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक नेचर। जो भी हमारा हिस्टोरिक कल्चर रहा है, जो भी हिस्टोरिक ट्रेडिशन रहा है, मॉन्यूमेंट्स इतने सारे हमारे देश में हैं, कुछ ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, कुछ मुगल्स ने बनाए हैं, है ना, और बहुत सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स है हमारे। और मंदिर इतने, बृहदेश्वर टेम्पल आप देखोगे कितनी बड़े स्टोन से कार्व करके वो बनाया है। तो हम वो चीज देख रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आगे के आने वाले डिसेंडेंट्स भी वो चीजें देखें, है ना। तो ये बात किसने लिखी है कि उन चीजों को हमें बचाना है, ऐसे नहीं कि उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहां पे जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ भी है कि उनको खराब कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करना है, ये स्टेट की भी ड्यूटी है और हमारी खुद की एज ए सिटीजन भी हमारी ये एक ड्यूटी है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक नेचर विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स है, और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि बहुत सारे, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, लोटस टेम्पल है ना। तो ये सारी चीजें, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, इन सभी को बचा के रखना है, इन सभी की रक्षा करनी है। आर्टिकल 50 में क्या आता है नेक्स्ट? स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे?
कि जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। जुडिशरी में कौन है? सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा। एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं देश के। और लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा आती है, ठीक है। तो क्या काम है, अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ ला रहा है, लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है और वो लॉ फेवर में नहीं लग रहा नागरिकों को, हमें फार्म लॉज की बात करें, है ना, फार्म लॉज आए, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे किसानों ने प्रोटेस्ट किया फार्म लॉज के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में बोला कि नहीं, हमें इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स की डिमांड जो है ना। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में ये चलता रहता है कि लेजिस्लेचर कुछ लॉ बनाएगा, उस पर चेक रखने का काम किसका है? वो काम है जुडिशरी का। तो इन दोनों का ये कॉन्ट्राडिक्टरी चलती रहती है कि ये जो लॉ लाएंगे, अगर उसमें कुछ गलती है, ये उसको बताएंगे कि ये गलती है, और ये उस पर जजमेंट देते हैं कि क्या चीज आपको सॉल्व करनी चाहिए। तो इसीलिए इसको सेपरेट रखा है। अगर ये भी मिक्स्ड होती कि यहाँ पे जो 4 लोग हैं वही 4 लोग यहाँ पे जुडिशरी में भी हैं, तो फिर हम जो है अपनी चीजों पे चेक नहीं रख पाते, है ना, कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज सही हो रही है। अगर वही इंसान है, अगर वो आदमी ही कपटी है, अगर वो वैसा बना रहे हैं लॉज, तो उनके ऊपर चेक कौन रखेगा फिर, है ना। इसीलिए जुडिशरी को ऑटोनॉमी दी गई है, इसीलिए सेपरेशन दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? अनुच्छेद 50-50 हो जाता है अलग अलग, है ना। तो सेपरेशन और 50 से आपने याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें बात की है? आर्टिकल 50 में बात की है, ठीक है, याद हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल आता है बीपीएसपी का, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? एक लिबरल प्रिंसिपल है, लिबरल डीपीएसपी है हमारा, जो कि बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति की, सुरक्षा की बढ़ावा देने की बात करता है कि इंटरनेशनल पीस को हमें प्रमोट करना है ना। जैसे जो लड़ाई हो रही है यूएसएसआर और रशिया के, यूएसएसआर और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसको भी कहीं ना कहीं भारत से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, रशिया काफी अच्छा दोस्त है भारत का, है ना, कि बातचीत करके, डिस्कशन करके, यूक्रेन से भी हमने बातचीत की कि वॉर ना हो। तो इसको हमने अपने डीपीएसपी में भी लिखा है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रमोट करना है कि वो इंटरनेशनली पीस रहे, शांति रहे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल, सम्मानजनक संबंध बनाए रखे हम दूसरी नेशंस के साथ। हमें लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई करने नहीं है, लड़ाई से किसी की ग्रोथ नहीं होती है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो मान लो डब्ल्यूटीओ ने कोई कानून बनाया है, उसको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल अगर सभी लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो उस ट्रीटी को, उस लॉ को भी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इज्जत रखनी है हमें, और कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है, ठीक है। और क्या बात लिखी है? एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि बातचीत, कुछ भी विवाद होता है तो बातचीत द्वारा वो विवाद सॉर्ट हो जाए, वो बात जो है वॉर तक ना पहुंचे। पाकिस्तान और इंडिया का लास्ट वॉर काफी साल पहले हुआ था, है ना। उसके बाद हमारी जो है काफी इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, सबसे आज तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी तक उसको हम फॉलो करते हैं, है ना। कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, लेकिन वो बातचीत से वो बात हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि हम भी लड़ाई पे आ जाए, वॉर पे आ जाए, अपने न्यूक्लियर वेपन्स निकाले, तो सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उससे किसी का भला तो होना नहीं है ना। तो क्या रखना है कि आपको एक दूसरी नेशंस की रिस्पेक्ट रखनी है, बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और शांति को आपने आपने उनका सम्मान रखना है और शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये सारी हमारी बातें लिखी है नीति निर्देशों में राज्यों के लिए, जो कि राज्यों की ड्यूटी है, और ऐसा नहीं है कि वो करना ही करना है, राज्य के फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो है एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। आप ये सब रिवाइज करोगे डीपीएसपी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।